नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री से। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 36 और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है 35 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो की एंड तक जरूर बने रहें। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को हम जो है डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा अफीम रॉयल कमीशन का गठन कब किया गया? ऑप्शन देखिए 1883, 1853, 1861 या फिर 1893। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री से जो है हम पेपर सेकंड जो है आज डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है अफीम रॉयल कमीशन का गठन जो है कब किया गया था? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1893। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अफीम रॉयल कमीशन का जो गठन हुआ था दोस्तों कब हुआ था? 1893 में हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है इस कमीशन का जब गठन हुआ था 1893 में, इस समय दोस्तों किसका कार्यकाल था, यानी कि किसके कार्यकाल के दौरान जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कार्यकाल किसका था ध्यान रखेंगे। तो इस समय कार्यकाल था दोस्तों लॉर्ड लैंसडाउन का। किसका था? लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, ध्यान रखेंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा दोस्तों अफीम की खेती और व्यापार की समीक्षा हेतु 1893 ईस्वी में अफीम रॉयल कमीशन का गठन किया गया था और इस आयोग की स्थापना दोस्तों लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कमीशन का गठन कब हुआ और किसके शासनकाल में हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से म्यूनिख समझौते में किसने भाग नहीं लिया? तो यहाँ पर आपको बताना है म्यूनिख समझौते में जो है किसने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? दलादिये, मुसोलिनी, लिटविनोव या फिर हिटलर। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों जो म्यूनिख समझौता है ये कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1938 में। ठीक है, 1938 में यानी कि 1938 में हुआ था म्यूनिख समझौता और इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या हो जाएगा? किसने भाग नहीं लिया था? लिटविनोव ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिटविनोव है दोस्तों, इसने भाग नहीं लिया था। ये सोवियत संघ के प्रतिनिधि थे। ठीक है, लिटविनोव, इन्होंने भाग नहीं लिया था इसमें। बाकी यहाँ पर मुसोलिनी की बात करें तो आप जानती हैं जर्मनी से इन्होंने मुसोलिनी जो है आपका इटली से जो है इन्होंने भाग लिया था मुसोलिनी ने। और हिटलर की बात करें, हिटलर जो है एडोल्फ हिटलर, इन्होंने जो है जर्मनी से भाग लिया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और बाकी बात करें दलादिये की तो इन्होंने जो है फ्रांस से जो है भाग लिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रांस से म्यूनिख समझौते में किसने भाग लिया था? दलादिये ने भाग लिया था फ्रांस से, और मुसोलिनी ने जो है इटली से भाग लिया था और हिटलर ने जो है जर्मनी से भाग लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित व्यक्तियों में से राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए एस के धर, के एम पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको बताना है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है 1953 में कौन थे? फजल अली थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे अध्यक्ष कौन थे? फजल अली।
ऑप्शन जो है यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस आयोग की अन्य 2 और सदस्य थे दोस्तों, जिनको आपने ध्यान रखना है। कौन-कौन से 2 सदस्य और थे? एक नाम याद रखेंगे के एम पणिक्कर का, और दूसरा नाम याद रखेंगे हृदयनाथ कुंजरू का। ठीक है, इन दोनों ने, ये 2 भी जो है इसके सदस्य थे दोस्तों पुनर्गठन आयोग के, जिन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की समीक्षा की थी। ठीक है, आयोग ने दोस्तों, इस आयोग ने, आपको पूछा जा सकता है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो कब सौंपी थी? तो ध्यान रखेंगे 1955 में सौंपी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 55 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या किया था? रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे जो आपका 1956 का जो आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, वो इसी के आधार पर दोस्तों पारित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तीनों आपको याद रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है, इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, ए एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे, जिन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की समीक्षा की। आयोग ने दोस्तों 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछा जा सकता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, तो ये पारित हुआ था 1956 में। ठीक है, तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में सौंपी थी, और इसी के आधार पर जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो है पारित किया गया था। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन 4 है दोस्तों, नए वाइमर संविधान के अनुसार जर्मन संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम था? आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों, जो वाइमर संविधान है आप जानती हैं, तो वाइमर संविधान के अनुसार जर्मन संसद के ऊपरी सदन का नाम आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? जो जर्मन संसद है दोस्तों, जर्मन संसद के ऊपरी सदन का नाम आपको बताना है। ये पूछा जाता है दोस्तों, ऊपरी सदन का नाम और निचले सदन का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पूछा है ऊपरी सदन, जर्मन संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 का, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बताइए क्या हो जाएगा? राइक्सराट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो राइक्सराट जो है ये दोस्तों ऊपरी सदन का नाम था। और आपको अगर पूछा जाए वाइमर संविधान के अनुसार जर्मन संसद के निचले सदन का नाम, ठीक है, तो निचले सदन का नाम क्या था? तो निचले सदन का नाम था दोस्तों राइक्सटेग। क्या था? राइक्सटेग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऊपरी सदन का नाम और निचले सदन का नाम दोनों आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, 24 अक्टूबर 1929, 21 सितंबर 1931, या फिर 24 अक्टूबर 1930, या फिर 20 जून 1931। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको बताना है विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 24 अक्टूबर, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 का दोस्तों, 24 अक्टूबर 1929। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे विश्व इतिहास में 24 अक्टूबर 1929 को काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस दिन क्या हुआ था आपको ध्यान रखना है, इस दिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है इसके शेयरों में जो है भारी गिरावट आई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, यह घटना दोस्तों महान आर्थिक मंदी की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है।
जिसने अमेरिका सहित जो है यूरोप को भी प्रभावित किया था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है। 24 अक्टूबर 1929 क्या हुआ था इस दिन? न्यूयॉर्क जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें भारी गिरावट जो है आई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, जॉर्ज स्टीफेंसन ने कब सर्वाधिक उपयोगी स्वचालित स्टीम लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया? ऑप्शन देखिए, 1769, 1876, 1814 या फिर 1844। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? आपको बताना है। जॉर्ज स्टीफेंसन का नाम आप सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों, जॉर्ज स्टीफेंसन। इनने सर्वाधिक उपयोगी स्वचालित स्टीम लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया था। तो कब किया था आपको पूछा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 1814, यानी कि 1814 ईस्वी में दोस्तों जॉर्ज स्टीफेंसन ने जो है स्टीम लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया था। ध्यान रखेंगे, ठीक। और स्टीफेंसन दोस्तों, इनको आप जानते हैं, जॉर्ज स्टीफेंसन, इनको दोस्तों रेलवे का जनक जो है कहा जाता है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा रेलवे का जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है रेलवे का जनक? जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा जाता है दोस्तों। इनकी जो तकनीकी विशेषज्ञता थी, इसके कारण इनको रेलवे का जनक कहा जाता है। और उनके जो उनके इंजनों ने दोस्तों, जो इन इंजनों का आविष्कार किया था, इससे औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन देखिए, सियोंजी, क्लीमेंसो, वुड्रो विल्सन या फिर लॉयड जॉर्ज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको बताना है पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष कौन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मैंने आपको प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में बताया था। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेंसो। ठीक है, क्लीमेंसो दोस्तों ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लीमेंसो। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 की अध्यक्षता फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसो ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूली की संधि से संबंधित था? चलिए आंसर कीजिए, कौन सा देश जो है न्यूली की संधि से संबंधित था? ऑप्शन देखिए, हंगरी, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, टर्की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ये ध्यान में रखना है, न्यूली की जो संधि हुई थी, ये हुई थी दोस्तों 1919 में। ठीक है, आपको जो है इसका पूछा जा सकता है कब हुई थी। तो 1919 ईस्वी में हुई थी दोस्तों न्यूली की संधि। तो इसका संबंध जो है किस देश से है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका संबंध है किससे है? बुल्गारिया से। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, न्यूली की संधि 1919 का संबंध जो है प्रथम विश्व युद्ध में पराजित देश बुल्गारिया से है। ठीक है, आप जानती हैं प्रथम विश्व युद्ध में जो बुल्गारिया है दोस्तों, ये पराजित हो गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस संधि के तहत दोस्तों बुल्गारिया को अपने कई क्षेत्र जो है यूनान हो गया, युगो स्लोवाकिया और रोमानिया को सौंपने पड़े थे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो न्यूली की संधि है दोस्तों, ये कब हुई थी। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आपको याद रखना है, इसमें जो है बुल्गारिया को अपने कई क्षेत्र जो है सौंपने पड़े थे। तो इस संधि के तहत तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला आपको ध्यान में रखना है न्यूली की संधि कब हुई थी? 1919 में हुई थी। ठीक है, और दोस्तों इसका संबंध किससे है? बुल्गारिया देश से है। ठीक है, बुल्गारिया दोस्तों आप जानती हैं प्रथम विश्व युद्ध में पराजित देश रहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस संधि के तहत मैंने आपको बताया था बुल्गारिया को कई क्षेत्र जो है सौंपने पड़े थे, यूनान, युगोस्लाविया और रोमानिया। ठीक है, तीनों याद रखेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से किसने वाणिज्यवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? ऑप्शन देखिए, एडम स्मिथ, अलेक्जेंडर ग्रे, विलियम पैटी या फिर थॉमस मोर। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? आपको बताना है वाणिज्यवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया। तो 9 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एडम स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे वाणिज्यवाद जो शब्द है दोस्तों, इसका प्रथम बार प्रयोग किया था एडम स्मिथ ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ आपको याद रखना है एडम स्मिथ ने दोस्तों, आप जानती हैं ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं एडम स्मिथ। इन्होंने अपनी पुस्तक में दोस्तों जो है प्रथम बार इसका प्रयोग किया था वाणिज्यवाद का। तो एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम आप जानती हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, द वेल्थ ऑफ, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है दोस्तों एडम स्मिथ की। इसमें दोस्तों एडम स्मिथ ने सबसे पहले जो है वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको पूछ लिया जाएगा वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग जो है एडम स्मिथ ने किस में किया था? तो अपनी पुस्तक जो है द वेल्थ ऑफ नेशंस में किया था। अगर आपको पूछा जाएगा कब किया था, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। द वेल्थ ऑफ नेशंस में इन्होंने किया था इस शब्द का प्रयोग 1776 में। ठीक है, तीनों आपको ध्यान में रखना है। वाणिज्यवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था। ठीक है, किस में किया था? अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में किया था। और कब किया था? 1776। ठीक है, ध्यान में रखेंगे तीनों चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा किसने दिया था? ऑप्शन देखिए, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर या फिर मैकियावेली। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? आपको मैंने बताया था किसका नारा था, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो किसका है राइट आंसर, क्या कौन सा वाला हो जाएगा यहाँ पर? तो देखो दोस्तों, आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ा। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रसिद्ध नारा था दोस्तों ये, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये फ्रांसीसी क्रांति का प्रसिद्ध नारा था और मुख्य रूप से दोस्तों ये रूसो के विचारों से प्रेरित था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रांसीसी क्रांति का प्रसिद्ध नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, मुख्य रूप से रूसो के विचारों से प्रेरित था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रूसो की दोस्तों आपको बुक्स पूछी जाती है, इनके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं, बुक्स लिखी गई हैं, वो आपको ध्यान में रखनी। सारे बुक्स इनके आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, जैसे आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया और अन्य बुक भी है इनकी, आगे हम उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है रूसो द्वारा नहीं लिखी गई है? चलिए आंसर कीजिए, कौन सी जो है कृति रूसो के द्वारा नहीं लिखी गई है इसमें? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस या फिर एमिल। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि रूसो के आपको सारे जो इनकी कृतियाँ हैं आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है, आप जानते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो द्वारा लिखा गया है, तो ये ऑप्शन ए जो है ये तो रूसो का है। यहाँ पर आपको जो इन्होंने नहीं लिखा है वो बताना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रूसो का है। उसके बाद देखिए डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस, ये भी जो है रूसो का है दोस्तों। ठीक है, और डी ऑप्शन जो है आपका एमिल, ये भी जो है रूसो का है। तो यहाँ पर जो रूसो द्वारा नहीं लिखा गया है वो है आपका ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे
ट्रीटीज आपको बताना है, ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस जो है इसको किसने लिखा है, इस कृति को। तो ध्यान रखेंगे ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है दोस्तों वोल्टेयर के द्वारा, ठीक है, वोल्टेयर। तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो तीनों आपको ध्यान में रखने हैं, रूसो द्वारा लिखी गई है, एमिल हो गया, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस हो गया, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। बाकी आपका जो बी ऑप्शन है ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस, ये किसने लिखा है, इसको लिखा है वोल्टेयर ने, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करेंगे वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया। चलिए आंसर कीजिए, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया, आपको बताना है, कार्टराइट, व्हिटले, जॉन के, या फिर आर्कराइट। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर फ्रेम का आविष्कार जो है किसने किया था। वाटर फ्रेम दोस्तों आप जानती हैं, यह मशीन जल शक्ति से चलती थी, जिसने जो है सूती वस्त्र उद्योग में धागा कताई की प्रक्रिया को अत्यंत तीव्र बना दिया था। तो वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है। ऑप्शन जो है यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रिचर्ड आर्कराइट ने कब किया था दोस्तों वाटर फ्रेम का आविष्कार, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1769 में आविष्कार किया था आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का, ठीक है। वाटर फ्रेम दोस्तों यह एक मशीन है दोस्तों जो जल शक्ति से चलती थी, जिसने सूती वस्त्र उद्योग में जो है जो धागा कताई की प्रक्रिया होती है उसमें जो है दोस्तों अत्यंत जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है। ध्यान रखेंगे कब किया था आविष्कार, इसको ध्यान में रखेंगे 1769, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे दोस्तों। 13 है स्पिरिचुअल एक्सरसाइज पुस्तक का लेखक कौन था। तो आपको बताना है स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नामक पुस्तक किसने लिखी है, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 का राइट आंसर, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज्विंगली, जॉन हंस, या फिर इग्नेशियस लोयला, या फिर जॉन वाइक्लिफ। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज पुस्तक किसने लिखी है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने लिखी है, इग्नेशियस लोयला के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको आंसर करना है दोस्तों। 14 है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड पुस्तक का लेखक कौन था। तो इनके आपको बताना है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड, ये पुस्तक किसने लिखी है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अर्नोल्ड टाइनबी, जॉन स्टुअर्ट मिल, मॉरिस डोव, या फिर डेविड थॉमसन। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों कौन है, अर्नेल्ड टॉनबी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे पुस्तक का नाम, ठीक। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो है अर्नोल्ड टाइनबी जो है दोस्तों, ये इन्होंने जो है ये एक इतिहासकार रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इन्होंने दोस्तों जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें दोस्तों ये आपको पूछा जाता है कि इन्होंने जो है औद्योगिक क्रांति शब्द को अंग्रेजी जगत में जो है लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, औद्योगिक क्रांति शब्द को जो है इन्होंने जो है काफ़ी जो है लोकप्रिय बनाया था, ठीक है, अर्नोल्ड टॉइनबी के द्वारा, ठीक है। इनकी पुस्तक आपको ध्यान में रखना है, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आपको आंसर करना है। 15 है दोस्तों, मैडोना का पोर्ट्रेट निम्नांकित में से किसने बनाया था। चलिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया है, आपको आंसर करना है मैडोना का पोर्ट्रेट किसने बनाया था इसमें से, राफेल, माइकल एंजिलो, कैथ, या फिर हैनिस डाल्विन। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का मैडोना की प्रसिद्ध चित्रों और
पोर्ट्रेट का निर्माण जो है पुनर्जागरण काल में हुआ था और पुनर्जागरण काल की महान चित्रकार रहे हैं दोस्तों राफेल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैडोना का पोर्ट्रेट जो है दोस्तों किसने बनाया था? राफेल ने बनाया था। ठीक है, इनकी राफेल की दोस्तों आपको इनकी जो है प्रसिद्ध कृति इनकी जो है आपको याद रखना है सिस्टीन मैडोना इनकी जो है प्रसिद्ध कृति है राफेल की, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, सिस्टीन मैडोना। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा सिस्टीन मैडोना जो है ये किसकी कृति है अगर आपको पूछा जाए। ठीक है, किसकी कृति है? ये है दोस्तों राफेल की, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जैकोबिन नेता की मृत्यु के साथ जो है फ्रांस के आतंक का शासन जो है समाप्त हो गया था? ऑप्शन देखिए, दांते, रोब्सपियर, संत जस या फिर कार्नो। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों जैकोबिन नेता की मृत्यु के साथ कौन सा जो है जैकोबिन नेता था जिसकी मृत्यु के बाद जो है फ्रांस में जो है फ्रांस में आतंक का जो शासन है वो समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोब्सपियर। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों जो जैकोबिन नेता थे रोब्सपियर, इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1794 में। ठीक है, 1794 में रोब्सपियर जो है दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी मृत्यु के साथ ही दोस्तों फ्रांस में आतंक का जो शासन था वो समाप्त हो गया था। ठीक, रोब्सपियर के पतन के बाद फ्रांस में शासन की कमान जो है डायरेक्टरी के हाथों में आ गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे दोस्तों। 17 है, सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध था। आपको यहाँ पर बताना है सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध किससे था? फ्रांस की क्रांति से, रूस की क्रांति से, इटली के एकीकरण से या फिर अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है सन ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध किससे था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका संबंध था दोस्तों अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध किससे था? अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे। 18 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से जुड़ा था? चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू, सहजानंद सरस्वती, इंद्र नारायण द्विवेदी या फिर बाबा रामचंद्र। यहाँ पर आपको बताना है उत्तर प्रदेश किसान सभा। ठीक है, उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन जो है फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ था? तो 18 का दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान में रखेंगे फरवरी 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा। ध्यान में रखेंगे, ये आपको पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। ठीक है, कब हुई थी? 1918 में हुई थी उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इसकी स्थापना से कौन कौन जुड़े हुए थे आपको पूछा जाता है। तो इंद्र नारायण द्विवेदी के साथ साथ आपको नाम याद रखना है दोस्तों गौरी शंकर मिश्र का। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको गौरी शंकर मिश्र, और तीसरा नाम याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन में आपको दोस्तों
पूछा जा सकता है, इसलिए आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जो आपका उत्तर प्रदेश किसान सभा है, इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। ठीक है, इसकी स्थापना से कौन कौन जुड़े हैं ये आपको बताना है। ठीक है, जिसमें आपका जो है तीनों आपको ध्यान में रखने, कोई भी ऑप्शन में आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, जैसे इंद्र नारायण द्विवेदी, ध्यान रखेंगे, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। इस सभा का दोस्तों उद्देश्य क्या था, आपको ध्यान में रखना है। जो किसान सभा थी दोस्तों, इसका उद्देश्य था किसानों को संगठित कर उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के समय चीन की साम्यवादी सरकार कहाँ से संचालित हो रही थी? ऑप्शन देखिए, चुंगकिंग, नानकिंग, येयान या फिर पीकिंग। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 19 का द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? आप सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है, कमेंट करें दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, कब से कब तक चला था? ठीक है, तो इस समय जो है चीन की साम्यवादी जो सरकार थी, ये कहाँ से संचालित हो रही थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। 19 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये यान। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो आपने पढ़ा है, माओ त्से तुंग के नेतृत्व वाली चीन की साम्यवादी जो सरकार थी, ये कहाँ से संचालित हो रही थी? ये यान से संचालित हो रही थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे। 20 है दोस्तों, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना किसने और कहाँ की? चलिए आंसर कीजिए, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना जो है किसने और कहाँ की? ऑप्शन देखिए, बड़ौदा में बड़ौदा स्थित ने, तलेगांव में बीजापुर ने, या फिर पूना में तिलक ने, या फिर साबरमती में गांधी जी ने। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 में तकनीकी शिक्षा जो है प्रदान करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना जो है कहाँ जो है की गई और किसने की? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना जो है प्रोफेसर बीजापुरकर द्वारा जो है महाराष्ट्र के तलेगांव में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रथम राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना जो है किसने की, आपको पूछा जा सकता है। तो किसने की? प्रोफेसर बीजापुरकर द्वारा की गई थी। बीजापुरकर ये प्रोफेसर थे, और कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के तलेगांव में की गई थी। ठीक है, तलेगांव महाराष्ट्र। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे दोस्तों। 21 है एनेबलिंग एक्ट 1933 क्या था? चलिए आंसर कीजिए। एनेबलिंग एक्ट जो है 1933, ये क्या था दोस्तों? इस एक्ट ने हिटलर को अधिनायकवादी शक्तियाँ प्रदान की, या फिर इस एक्ट ने स्टालिन को सोवियत को नज़रअंदाज करके जो आज्ञप्तियाँ थी उनको जारी करने में समर्थ किया। इस एक्ट ने मुसोलिनी को वेटिकन सिटी का इटली के राज्य में विलय करने हेतु सक्षम बनाया, या फिर इस एक्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और रूजवेल्ट को $300 मिलियन सार्वजनिक कार्यों पर व्यय करने के लिए अधिकृत किया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। 21 में आपको एनेबलिंग एक्ट जो है, ठीक है, इसके बारे में बताना है कि ये क्या था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो एनेबलिंग एक्ट है दोस्तों, ये जर्मनी का दोस्तों एक कानून था ये। ठीक है, एनेबलिंग एक्ट 1933 जो है क्या था? ये जर्मनी का क्या था? एक कानून था। ठीक है, क्या था? जर्मनी का एक कानून था, जिसने जो है हिटलर को तानाशाही या फिर अधिनायकवादी शक्तियाँ प्रदान की थी। ठीक है, तो यहाँ पर
आपका राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस एक्ट ने हिटलर को अधिनायकवादी शक्तियां प्रदान की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। 22 है दोस्तों, उस ब्रिटिश सैन्य प्रमुख का नाम बताइए जिसने वांडीवास को हैदर अली से 1781 में मुक्त कराया। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, सर आयरकूट, कर्नल हार्पर, कर्नल बैली या फिर सर हेक्टर मुनरो। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर। आपको बताना है उस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी या उस ब्रिटिश सैन्य प्रमुख का नाम बताना है जिसने वांडीवास को हैदर अली से 1781 में मुक्त कराया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सर आयरकूट। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ब्रिटिश सेनापति सर आयरकूट ने दोस्तों 1781 में पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित कर वांडीवास को मुक्त कराया था। किस युद्ध में, इस युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, 1781 में। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था, पोर्टो नोवा। ठीक है, पोर्टो नोवा। ठीक है, पोर्टो नोवा युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1781 में। किसके बीच हुआ था ये, ब्रिटिश सेनापति सर आयरकूट और हैदर अली के बीच हुआ था। इसमें दोस्तों इस युद्ध में हैदर अली को पराजित कर जो है सर आयरकूट ने जो है वांडीवास को मुक्त कराया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। 23 का आंसर करेंगे। प्लासी के युद्ध के उपरांत मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सी जमींदारी सौंपी। ऑप्शन देखिए, 12 महल, हुगली, राजमहल या फिर 24 परगना। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के उपरांत की बात हो रही है। ठीक है, इनकी प्लासी के युद्ध के बाद जो है मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सी जमींदारी सौंपी थी। कब हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, 1757 में, यानी कि 1757 ईस्वी में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है प्लासी के युद्ध के बाद नवाब मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के 24 परगना जिले की जिम्मेदारी प्रदान की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। ठीक है, यह कंपनी को मिलने वाली दोस्तों पहली बड़ी भू क्षेत्रीय रियासत थी। ठीक है, चलिए अगला 24, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, फ्रांसीसी बुकानन के अनुसार 19वीं सदी में बंगाल के दिनाजपुर जिले के धनी किसान वर्ग को जाना जाता था। रैयत नाम से जाना जाता था, जमींदार नाम से जाना जाता था, जोतदार या फिर ठिकानेदार। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। फ्रांसीसी बुकानन के अनुसार 19वीं सदी में बंगाल के दिनाजपुर जिले के धनी किसानों को क्या कहा जाता था। तो 24 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाता था, जोतदार कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन जो है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे जोतदार दोस्तों ये गांव में स्थानीय व्यापार और साहूकारी पर नियंत्रण रखते थे और जो बटेईदार थे, जो अधियार थे, इनके माध्यम से खेती करवाते थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन आपने आंसर करना है। जापान ने नेताजी की अस्थायी सरकार को कौन से 2 प्रदेश दिए थे। ठीक है, आपको बताना है जापान ने नेताजी की अस्थायी सरकार को कौन से 2 प्रदेश दिए थे। ऑप्शन देखिए, लक्षद्वीप एवं गोवा, अंडमान एवं निकोबार, दमन एंड दीव या फिर दादरा एवं नगर हवेली। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 25 का। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए। जापान ने नेताजी की अस्थायी सरकार को कौन से 2 प्रदेश दिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का, क्या हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जापान ने नवंबर 1943 को
ठीक है, याद रखेंगे। 1943 में जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सौंप दिए थे। ठीक है, और नेताजी ने दोस्तों इन द्वीपों का नया नामकरण किया था, क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, यानी कि ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तीनों फैक्ट याद रखने हैं। पहले तो आपको याद रखना है, जापान ने नवंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार को जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंप दिए थे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों फिर नेताजी ने इन द्वीपों का नया नामकरण किया। अंडमान को नया नाम दिया इन्होंने, क्या नाम दिया? शहीद द्वीप। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, शहीद, ठीक है, शहीद द्वीप। और यहाँ पर निकोबार को इन्होंने नाम दिया दोस्तों, क्या नाम दिया? स्वराज्य द्वीप। ठीक है, स्वराज्य द्वीप। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेताजी ने इन द्वीपों का नया नामकरण क्रमशः शहीद द्वीप अंडमान और स्वराज द्वीप निकोबार किया था। ठीक है, यह अस्थायी सरकार को प्राप्त होने वाला पहला भारतीय भूभाग था दोस्तों। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने 25 क्वेश्चन किए दोस्तों। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।